नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा बिल्डिंग बायलॉज बदल दिए जाने की प्रक्रिया इस समय शासन में चल रही है। अब नए बिल्डिंग बायलॉज 2025 आने वाले हैं। इन बायलॉज के ऊपर शासन में आपत्ति और सुझाव जो प्राप्त हुए हैं उन पर उनके निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। आशा है निकट भविष्य में सभी आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण हो जाएगा और नए बिल्डिंग बायलॉज आपके सामने आ जाएंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इन नए बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ। इसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं बिल्डिंग बायलॉज के चैप्टर नंबर 1 के बारे में विस्तार से लेकिन सूक्ष्म में बात करूंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। अगर हम इस चैप्टर के प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे तो इसी चैप्टर में 100 से ज़्यादा वीडियो बन जाएंगे। अभी मैं चैप्टर वाइज एक ब्रीफ स्टडी आपको दूंगा। उसके बाद चैप्टर के अंदर विभिन्न जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर अलग अलग वीडियोज़ मैं बाद में बना दूंगा, जैसे ये बिल्डिंग बायलॉज लॉन्च हो जाएंगे या सरकार द्वारा निर्गत कर दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बिल्डिंग बायलॉज 2025 में कुल 18 चैप्टर हैं। तो मैंने अब हर चैप्टर का एक वीडियो बनाकर आपको सूक्ष्म में जानकारी देने के लिए निश्चय किया है। इसी क्रम में आज मैं चैप्टर नंबर 1 पर बात करूंगा। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में 6 अलग अलग पॉइंट हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। अब देखते हैं कि अलग अलग इन पॉइंट्स में क्या दिया गया है। 1.1 में इस पूरे बिल्डिंग बायलॉज का शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड के बारे में बात की गई है। देख लेते हैं कि शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड में क्या बताया गया है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि दीज बिल्डिंग बायलॉज विल बी कॉल्ड नेम ऑफ अथॉरिटी, ब्रैकेट में लिखा है। जिस अथॉरिटी का होगा वहाँ से जब अंगीकार कर लिया जाएगा तो उस अथॉरिटी का नाम इस बिल्डिंग बायलॉज में लिख दिया जाएगा। पर्टिकुलर अथॉरिटी वाइज सबको अंगीकार करना होता है। जो भी बिल्डिंग बायलॉज शासन से निर्गत होता है तो उस अथॉरिटी का नाम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज 2025 ये इसका नाम होगा। जैसे गाजियाबाद का अगर है तो कहलाएगा गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग बायलॉज 2025। अब इसके दूसरे बिंदु में लिखा है दीज बिल्डिंग बायलॉज विल बी एप्लीकेबल एट एंटायर, फिर अथॉरिटी का नाम आ गया ब्रैकेट में। जैसे गाजियाबाद की बात करें कि दीज बिल्डिंग बायलॉज विल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर एरिया ऑफ द गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे हर अथॉरिटी का अलग अलग जब अंगीकार हो जाएगा तो उस अथॉरिटी के पूरे क्षेत्र पर लागू होगा और उसका नाम संबंधित अथॉरिटी के नाम के साथ बिल्डिंग बायलॉज 2025 ऐसा इसका नाम रखा जाएगा। इसके बाद 1.2 में डिफरेंट जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं। ये डेफिनेशंस पुराने बिल्डिंग बायलॉज में भी दी गई थी। ये जो टर्म्स हैं ये लगभग 100 से अधिक हैं। 102 टर्म्स इस बिल्डिंग बायलॉज में दिखे गए हैं। तो इन सभी टर्म्स की अगर हम डेफिनेशंस इसी वीडियो में बनाएंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक टर्म की परिभाषा बताने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन से टर्म्स हैं। इसके बाद अगले बिंदुओं पर बात करूँगा। इसमें एक्सेस क्या होता है, मतलब जब हम किसी योजना में प्रवेश करते हैं तो जो इसकी अप्रोच रोड है वो अप्रोच रोड एक्सेस कहलाती है। इसकी पूरी डेफिनेशंस इसमें लिखी हुई है। इसी तरह एक्ट के बारे में बताया गया है कि एक्ट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज मीन्स द यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। इसी तरह और भी टर्म्स हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम किसको कहा गया है, एंसिलरी यूज किसको कहते हैं, एडिशन, रिवीजन एंड ऑल्ट्रेशन की क्या परिभाषा है, एयर कंडीशनिंग, एमेनिटीज, एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एरिया, इन सभी शब्दों की परिभाषा यहाँ दी गई है। एट्रियम किसको कहते हैं, अथॉरिटी से क्या तात्पर्य है, बालकनी किसको कहते हैं,
बेसमेंट और सेलर किसको कहते हैं, इसके बाद बाजार स्ट्रीट की क्या परिभाषा है। ये अलग वीडियोज में मैं डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चैप्टर को। उसके बाद बिल्डिंग शब्द लिखा हुआ है। बिल्डिंग के अंतर्गत कई अलग सब डिविजन्स भी हैं, जैसे कि बिल्डिंग की परिभाषा क्या है, फिर कितने तरह की बिल्डिंग होती है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, असेंबली बिल्डिंग। इस तरह बिल्डिंग की परिभाषाएं भी काफ़ी हैं, इनको एक वीडियो में कवर किया जाना संभव नहीं है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जैसे मैंने आपको बताया है। फिर बिल्डिंग की हाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी परिभाषा दी गई है। बिल्डिंग का जो एनवेलप है, बिल्डिंग एनवेलप किसको कहते हैं, बिल्डिंग लाइन किसको कहते हैं, बिल्ट अप एरिया किसको कहते हैं। बिल्ट अप एरिया के बाद दिया हुआ है कैनोपी किसको कहते हैं, कारपेट एरिया, कंस्ट्रक्शन की क्या परिभाषा है, कवर्ड एरिया की क्या परिभाषा है, डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है, ड्रेन से क्या तात्पर्य है, ड्रेनेज सिस्टम की क्या परिभाषा है, ड्वेलिंग का क्या मतलब है, और इनक्रोचमेंट शब्द से सरकार क्या आशय रखती है, ये परिभाषा इसमें दी गई है। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं। इनक्लोज्ड स्टेयरकेस किसको कहते हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग किसको कहते हैं, एग्जिस्टिंग यूज क्या है, एग्जिट की क्या परिभाषा है, इंटरनल वॉल, फ्लोर एरिया रेशियो, फायर लिफ्ट, फूटिंग, फाउंडेशन, गैलरी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, हैबिटेबल रूम की क्या परिभाषा है, लेआउट प्लान, सब डिवीजन प्लान की क्या परिभाषा है, लाइसेंस टेक्निकल प्रोफेशनल किसको कहते हैं, लिफ्ट, लॉबी, लॉफ्ट, मास्टर प्लान, मीन्स ऑफ एस्केप, MCLR की क्या परिभाषा है, मेजनाइन फ्लोर किसको कहते हैं, मम्टी और स्टेयर कवर किसको कहते हैं, नॉन बिल्ट अप एरिया, ऑक्यूपेंसी, ओपन टू स्काई, ओनर, पैरापेट, पार्क एंड ओपन स्पेस, पार्किंग स्पेस, पार्टीशन वाल, परमिशन और परमिट, प्लिंथ एरिया, प्लॉट ऑब्लिक साइट, कॉर्नर प्लॉट, आइलैंड प्लॉट, प्लॉटेड डेवलपमेंट, पोडियम पार्किंग, पोर्च, प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, रीडेवलपमेंट, रेगुलेटेड एरिया, रिफ्यूज एरिया, रोड ऑब्लिक स्ट्रीट लेवल और ग्रेड। इसके बाद है रोड ऑब्लिक स्ट्रीट लाइन, रोड विड्थ, रो हाउसिंग, रूम हाइट, सर्विस रोड ऑब्लिक लेन, सर्विस फ्लोर, सर्विस अपार्टमेंट, सेटबैक लाइन, शेल्टर फी, स्पेशल एमिनिटी, प्लॉट डेप्थ, साइड प्लान, स्पाइरल स्टेयरकेस, स्टिल्ट फ्लोर, स्टोरी, टॉट लॉट, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड ऑब्लिक ओवरहेड टैंक, वेंटिलेशन, वरांडा, वाटर क्लोजेट, विंडो, जोनल डेवलपमेंट प्लान। इस तरह 100 से अधिक टेक्निकल टर्म्स यहाँ दिए हैं जिनकी की परिभाषा इसमें डिफाइन की गई है। इसके बाद इसमें नोट लिखा हुआ है इस डेफिनेशंस वाले 1.2 पॉइंट में। इसमें लिखा है वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दीज बायलॉज shall have the same meaning as assigned to them in the master plan, zonal regulations, bylaws, act और नेशनल बिल्डिंग कोड। जो वर्ड या एक्सप्रेशंस इस बायलॉज में या इन परिभाषाओं में नहीं दिए गए हैं उन सबको वही समझा जाएगा, उसका अर्थ वही समझा जाएगा जो मास्टर प्लान, जोनिंग रेगुलेशंस, बायलॉज, एक्ट या NBC में या नेशनल बिल्डिंग कोड में दिए गए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1.3। इसका हेडिंग है एप्लीकेबिलिटी ऑफ बायलॉज, मतलब ये बिल्डिंग बायलॉज कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, कहाँ पर लागू माने जाएंगे। इसके अंदर 3 पार्ट किए गए हैं। पार्ट नंबर 1 में है दीज बिल्डिंग बायलॉज शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल बिल्डिंग एक्टिविटीज and read in conjunction with the master plan, development plan, regional plan, any other statutory plan in force, if any, and notifications, if any, with regard to the same and as amended from time to time till such time the revised bylaws are notified, these building bylaws will continue to be in force। बताया गया है कि जब तक आगामी बिल्डिंग बायलॉज कोई
लागू नहीं हो जाते हैं, नोटिफाई नहीं हो जाते, तब तक ये बिल्डिंग बायलॉज लागू रहेंगे। ये एक सामान्य भाषा है, सभी बिल्डिंग बायलॉज में ये लिखी जाती है कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। पॉइंट नंबर 2 है, दीज बायलॉज शैल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर प्लॉट। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है दीज बिल्डिंग बायलॉज शैल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर प्लॉट ऑब्लिक बिल्डिंग और द सेल्फ कंटेंट पार्ट एज द केस में बी इन केस ऑफ डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, सब डिवीजन और कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और alteration of a plot of land to the remaining part after demolition, and in case of land use change to the entire part of the affected plot of building। इन सब जगहों पर ये बिल्डिंग बायलॉज लागू रहेंगे। मतलब चाहे कोई बिल्डिंग का पार्ट हो, उसको डिमोलिश करके बचा हुआ पार्ट हो, प्लॉट का डिवीजन किया गया हो, सारे इंटायर प्लॉटिंग डेवलपमेंट पर ये लागू होगा, या बिल्डिंग के उस भाग पर जिसका कि लैंड यूज चेंज किया गया हो या तोड़ के बिल्डिंग को कम किया गया हो। मतलब ये कि प्लानिंग एरिया के अंतर्गत, उस प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत हर तरह के निर्माण और विकास कार्यों में ये बिल्डिंग बायलॉज लागू रहेंगे। पुराने बिल्डिंग बायलॉज में भी यही लिखा हुआ था, ये हमेशा लिखा रहता है। अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि बिल्डिंग बायलॉज क्या हमारे किसी छोटे पार्ट पे बिल्डिंग का एक हिस्सा अल्टर कर रहा है, उस पर लागू है या नहीं है। या कुछ लोग इसको इस तरह भी कहते हैं कि हम तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या इस पर बिल्डिंग बायलॉज लागू होंगे या नहीं होंगे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के क्या नियम है। तो बिल्डिंग बायलॉज में ये स्पष्ट किया गया कि यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग का पार्ट या प्लॉटिंग का पार्ट किसी भी दशा में आप उसका कुछ भी अल्ट्रेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सबडिविजन करेंगे, सब पर ये बिल्डिंग बायलॉज लागू माने जाएंगे। यहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा नहीं है। इसके पार्ट 3 में बताया गया है रिगार्डिंग सच रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन विच आर नॉट contained herein the provision of the National Building Code and Indian Standard of the BIS Bureau of Indian Standard Code as applicable may be followed। इसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रोविजंस ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और इन बिल्डिंग बायलॉज में उनका उल्लेख रहने से छूट गया है, उल्लेख करने से छूट गया है, तो वो टर्म्स या वो एक्टिविटीज़ या वो प्रोविजंस या वो रिक्वायरमेंट्स अगर यहाँ छूट गया है लिखने से, तो उसके संदर्भ में नेशनल बिल्डिंग कोड में, इंडियन स्टैंडर्ड में या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS में जो उल्लेख किया गया होगा वही माने जाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 1.4 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ डिफ़िकल्टी रिमूवल। चूँकि ये बिल्डिंग बायलॉज बदले जा रहे हैं तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसके लिए सरकार ने इसमें पॉइंट नंबर 1.4, 1.5 और 1.6 अलग से ऐड किया गया है, जो पिछले बिल्डिंग बायलॉज में नहीं था। ये आवश्यक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एनी टर्म और omission or contradiction and difficulty removal, a committee shall be constituted under the chairmanship of Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, whose decision shall be final. The committee shall include Housing Commissioner, Director Awas Bandhu, Vice Chairman of any 2 development authorities nominated by the Chairman and Chief Town and Country Planner CTCP, who shall be the member convener। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर किसी टर्म के क्लैरिफिकेशन में या कोई कंट्राडिक्शन आता है या टर्म के किसी ओमिशन में कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कौन कौन से सदस्य रहेंगे ये लिखा हुआ है। वो कमेटी उन शब्दों के क्लैरिफिकेशन के रिमूवल पर काम करेगी और उनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। इसके बाद है 1.5, पॉइंट नंबर 1.5, इफेक्ट ऑन रिलेवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड पॉलिसीज।
मतलब इसमें ये दिया गया है कि ये जो पॉलिसी आ जाएगी, इसके आने से जो पहले से जियोज हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं या कोई पॉलिसीज हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें बताया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स of these bylaws, relevant clauses of the government orders, policies, rules, bylaws, etc. listed in Appendix 1, यहाँ एक Appendix 1 दी है जिसमें लिस्ट किए गए हैं सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स, shall be considered to have been amended to the extent as per the provisions of these bylaws in case of any discrepancy between the provisions of the government orders, policies, rules, bylaws, etc. listed in Appendix 1 and these bylaws, the provisions of the later shall be prevail. मतलब अगर किसी जियो में, पॉलिसी में, रूल्स में और जो पहले से चल रहे हैं उनमें लिखे हुए प्रोविजंस और इन बिल्डिंग बायलॉज में अंकित प्रोविजंस में कोई अंतर आता है, तो इन बिल्डिंग बायलॉज में जो लिखा गया है वही अंतिम रूप से फाइनल माना जाएगा, और अगर कोई अंतर नहीं है तो वो सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स और पॉलिसी यथावत लागू रहेगी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 1.6। इसमें लिखा हुआ सेक्टोरियल पॉलिसीज, मतलब कौन कौन सी सेक्टोरियल पॉलिसीज पहले से लागू हैं उनका विवरण इसमें दिया गया है। इसमें लिखा है प्रोविजंस ऑफ वेरियस सेक्टोरियल पॉलिसीज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विच आर एट वेरिएंस with these bylaws shall prevail. Specific provisions in sectorial policies in relation to parameters like FAR, building height, ancillary mixed uses, if prescribed beyond the permissible limits of these bylaws, shall be valid. An indicative list of these policies is given below. इसमें बताया गया है कि जो नीचे पॉलिसीज की लिस्ट दी गई है उन लिस्ट में अंकित पॉलिसीज में जो प्रोविजंस किए गए हैं किस संबंध में, परमिसिबल लिमिट के संबंध में, हाइट के संबंध में, एफएआर के संबंध में और कुछ और जो पैरामीटर्स हैं, अगर पॉलिसीज में प्रोविजंस किया गया है तो उन पॉलिसीज में किए गए प्रोविजन ही मान्य होंगे। अगर कहीं पे कंट्राडिक्शन आता है, मतलब इस बायलॉज में कम दिया है और पॉलिसीज में ज़्यादा दिया हुआ है, तो पॉलिसीज में दिए गए प्रोविजंस ही माने जाएंगे। दोस्तों इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा वो इस बिल्डिंग बायलॉज के चैप्टर नंबर 2 पर आधारित होगा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है परमिशन फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दोस्तों आम लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। बेसिक सारी चीज़ें लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई अगर लेआउट बनाया जाता है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित बायलॉज में प्रोविजंस हैं, वो सारे चैप्टर नंबर 2 में ही दिए गए हैं। तो इन बायलॉज को मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है और काफ़ी लोगों के हित का है, तो हमें नहीं लगता कि चैप्टर नंबर 2 हम एक वीडियो में कवर कर पाएंगे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में कितने वीडियोज बनते हैं। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।